हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो लास्ट के फ्यू वीडियोज़ में हमने क्लाइमेटोलॉजी फिनिश की है और आज के इस वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ का अपना एक ही मकसद है कि आपके जो बेस लाइन है उससे +40 मार्क्स इंक्रीज़ कराना है नेक्स्ट प्रीलिम्स में, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में 8 मार्क। 8 मार्क मतलब 4 क्वेश्चन सही करने हैं, जो बाकी गलत करेंगे। सो दिस इज आवर गोल एंड वी विल अचीव इट। सो बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बाकी लेक्चर से। क्या होता था कि बाकी लेक्चर में मैं थोड़ा सा सरफेस पे पढ़ा के क्वेश्चन कंप्लीट कर देता था, बट इसमें क्या है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2010 से लेके 2024 तक में बहुत 5-7 क्वेश्चन ही आए हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। तो जो भी क्वेश्चन आए ना, मैं उन पर एक्सपैंड करूँगा, क्योंकि क्या हुआ कि अगर लास्ट 5-6 साल में या लास्ट 10 साल में अगर यूपीएससी ने पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस कम रखे हैं, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आगे आने वाले पेपर्स में इन क्वेश्चंस के वेटेज बढ़ जाएं। तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। तो ये कह रहा है कि जब आप हिमालय में ट्रेवल करोगे तो आपको किस किस तरह के फीचर्स ऑब्जर्व होंगे। पहला कह रहा है डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग। अच्छा, लेट्स से अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ गया, आप क्या करोगे? आप हिमालयाज में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत वास्ट जोग्राफी है, बहुत तरीके की टोपोग्राफी होगी, बहुत तरीके के फीचर्स होंगे। तो इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को गलत काटने के लिए आपको हर एक हिमालयन फीचर के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट बायस होना चाहिए ना, कि मैं इसमें से किसी को नहीं काटूंगा, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना होगा, ठीक है। तो कहता है कि डीप गॉर्जेस, ठीक है, हिमालयन में इतनी सारी रिवर्स हैं, डीप मतलब कितना डीप, ओके, तो डीप गॉर्जेस बिल्कुल सही होंगे। यू टर्न रिवर कोर्सेज, हमें ब्रह्मपुत्र के बारे में पता होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यू टर्न रिवर कोर्सेज क्यों हैं। बट स्टिल अगर आपको नहीं भी पता है तो आपका बायस इसलिए होगा कि यार मुझे सब कुछ नहीं पता, इसलिए ये हो सकता है। सो यू विल गो विद द यस, ओके। पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रेट हिमालयन, ट्रांस हिमालयन, लेसर हिमालयन, फुटहिल हिमालयंस, इस तरह के पैरेलल रेंजेस बने हैं। और इवन आपने जब पढ़ा होगा कि जब आपका ये जो लैंड मास है इंडियन प्लेट का, जब ये मूव कर रहा था अपने यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो वहाँ पे जब पैरेलल माउंटेन रेंजेस बने थे, फोल्ड माउंटेन्स बने थे, हिमालयंस बने थे, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होगा अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है। फोर्थ आता स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग। आए दिन पता चलता रहता है कि यार हिमालयन में लैंडस्लाइड हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई। सो दीज ऑल 4 ऑप्शंस लुक्स करेक्ट। सो आओ अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर द यू टर्न रिवर कोर्सेज। तो यू टर्न रिवर के रीजन्स क्या हो सकते हैं? रीजन्स ये हैं कि जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट हैं वो कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रिवर्स यूरेशियन प्लेट के साइड जाती रहती है, वहाँ से वो लड़के फिर वापस से इंडियन प्लेट पे आ जाती हैं, तो यू टर्न होता है, ठीक है। और अगर आप ये देखो कि हो किसका रहा है, जो अपना ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, वो कहाँ यू टर्न ले रही है? एट नामचा बारवा, ठीक है। वहाँ पे गॉर्ज भी बना हुआ है, यहीं पर फॉर्म्ड है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जहाँ पे ये प्रॉपर यू टर्न ले रही है, ठीक है। ये अपना चाइना से निकल रही है, तिब्बत से होते हुए, और यहाँ पे यू टर्न लेके फिर आसाम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर अपना बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके बांग्लादेश से होते हुए, ठीक है। तो अब जब ब्रह्मपुत्र की बात हुई तो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की ओरिजिन कहाँ से हुई है? ये है चेमयुंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। अब जब ये चाइना के उस तिब्बत वाले रीजन में चलती है तो इसका नाम होता है यार्लिंग सांगपो, ठीक है, यार्लिंग सांगपो। और यहाँ पे जब ये टर्न लेती है तो इस पर्वत का नाम क्या है? नामचा बारवा। ये नामचा बारवा से यहाँ पे टर्न लेके फिर यहाँ से वापस होते हुए बांग्लादेश में होते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो अब इसके जो ये अपने लोहित, दिबांग, धनश्री, कपिल, आप इनके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जैसे पिछली बार गंगा रिवर के उससे क्वेश्चन आ गया था ना कि गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको आपको ईस्ट टू वेस्ट में या घटते बढ़ते क्रम में अरेंज करना था। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आ सकता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा इज जो फेमस रिवर है इंडियन कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया डीप गॉर्जेस के बारे में, ये पढ़ लिया हमने यू टर्न के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं पैरेलल माउंटेन रेंज के, ठीक है। तो अगर आप ये माउंटेन रेंजेस के बारे में देखोगे, जो हिमालयन में डिवीजन हुआ है, तो उसमें पैरेलल माउंटेन रेंजेस 4 बनी हैं। पहले जिसको होता है हम ये यहाँ पे इसको ट्रांस हिमालयन बोलते हैं, फिर अपना ग्रेट हिमालयन है, फिर लेसर हिमालयन है, फिर आउटर हिमालयन है।
ट्रांस हिमालयन में भी फर्दर सब डिवीजन हुए हैं, जैसे अपना काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कार रेंज, कैलाश रेंज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर रीजनल डिवीजन्स भी हुए हैं बेस्ड ऑन कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है, तो गढ़वाल हिमालयन, कुमाऊँ हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन। तो ये जो डिवीजन्स हैं ना पर्वतों के, या जो ये सेग्रीगेटेड डिवीज़न हुए हैं पैरेलल रेंजेस के, फिर डिविजनल रेंजेस के, फिर रीजनल बाउंड्रीज़ के, तो इन पे PYQs में क्वेश्चन आया हुआ। जब हम इंडियन ज्योग्राफी का ये मैपिंग वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। बट जब हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि जाके आप अपने इसको नोट्स में ऐड करो और अपने नोट्स को इन्हांस करो, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर दिया था कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, मल्टी डायमेंशनल 360 एंड बियॉन्ड व्यू कैसे ले सकते हो, ठीक है। सो ये 2012 का क्वेश्चन हो गया। फिर 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2014 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा देखो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिक है, या इसको बहुत कॉमन सेंस आप बोल सकते हो कि माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज एन इवोल्यूशन। हम आज बने हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन से ही बने होंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फिनोमेना इवोल्यूशन को इफेक्ट किया होगा। कुछ भी हो सकता है, एयर का बहना, सन का ढलना, राख का निकलना, CO2 का जलना, कुछ भी हो सकता है जिसने इन्फ्लुएंस किया हो ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसे क्वेश्चन जो इतने ब्रॉड और इतने डेप्थ में आ जाएं, तो आपको इन पे क्वेश्चन को सोचना भी नहीं है कि आपको क्या मारना है। जितने ऑप्शन हो सबको टिक करके आओ। इस पे अगर आपने दिमाग लगाया तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो फॉलोइंग फिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल, बिल्कुल सब ने इंपैक्ट किया होगा। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आ गया तो आई होप कि आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो भी पढ़ रखा होगा। ग्लेशियल साइकिल्स के बारे में भी हमने PYQs के पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, और थोड़ा सा हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। सो बीइंग सेड दैट, अब आप देख लो कि 2014 से लेके 2023 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया PYQ में जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद सीधा 2023 में क्वेश्चन आता है P वेव एंड S वेव पे, ठीक है। P वेव और S वेव भी हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं थोड़ा सा कि P वेव क्या होती है, S वेव क्या होती है। तो इसमें मैं P वेव और S वेव भी पढ़ाऊंगा, और थोड़े से जो उससे रिलेटेड उसके सिवलिंग वेव्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिस्मोग्राफ P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर दैन S वेव्स। दिस इज करेक्ट, क्योंकि P मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहले पहुंचेगा, ऐसे आपको याद करना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में हल्का सी बात आपने फ्लिक हुआ ना कि P पहले था कि S बाद में था, एंड दिमाग घूम जाएगा वहीं पे, क्योंकि 400 ऑप्शन होते हैं पढ़ने के लिए आपको, और थोड़ा सा मुश्किल रहता है पेपर अटेम्प्ट करना उस समय। अगर आपको इस तरह से कनेक्ट रहेगा ब्रेन में कि हाँ यार इससे ये था उससे वो था, तो हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि मैंने S वेव और P वेव को कैसे सेग्रीगेट किया होगा। इन सिस्मोग्राफ P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S वेव। P वेव है प्राइमरी है, पहले पहुंचेगा, P, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट। इन P वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर S वेव द पार्टिकल वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब मैंने इसमें कैसे वो बनाया हुआ है कि अपना S वेव जो है वो सेकेंडरी वेव है, ठीक है। ये S ऐसे बनता है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ये S बन गया। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, और ये परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है अपने पार्टिकल्स का, ठीक है। ये S था, इसको आपने उल्टा किया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई, और ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के मोशन हो गई, हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो P वेव में उल्टा होगा, तो P वेव में जिस तरह वेव बढ़ रही होगी उसी तरह पार्टिकल भी मूव कर रहे होंगे, तो ये इस तरह का टू एंड फ्रो मोशन करके आगे बढ़ता है, ठीक है। सो P वेव में इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन मोशन, ठीक है। और S वेव को ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में मैं ऐसा भूल जाता हूँ, फिर मैंने इसको बनाया कि ट्रांसवर्स में S है और S सेकेंडरी वेव है, और ये से ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो अब मुझे याद रहता है, सपने में भी जगा के पूछोगे मैं बता दूंगा। तो इस तरह से आपको भी एक कनेक्शन अपने ब्रेन में फिट करना है, ठीक है। तो अब P और S वेव की बात हो गई है, तो थोड़ा P और S वेव के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। P वेव प्राइमरी है, फर्स्ट पहुंचेगी। S वेव सेकेंडरी है, थोड़ा लेट पहुंचेगी। P वेव प्राइमरी है, थोड़ा लेस डैमेज करेगी, क्योंकि P वेव जो है टू एंड फ्रो मोशन करती है, ठीक है, तो पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराएगी। बट S वेव जो ऐसे ऐसे करती है ना, तो इसके शियर मूवमेंट की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा गिरती हैं, जो स्ट्रक्चरल डैमेज हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, ठीक है। कंप्रेशनल वेव्स होती है ये, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे जा रही तो कंप्रेशनल होगी। शियर मोशन होता है, वही अपना ट्रांसवर्स मोशन को शियर मोशन भी कहते हैं। जो प्राइमरी वेव है वो सॉलिड में भी घूमेगी, लिक्विड में भी घूमेगी, गैस में भी घूमेगी। बट जो सेकेंडरी वेव है
वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। प्राइमरी वेव में लेस शैडो होता है। अच्छा, ये शैडो क्या है? जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ का चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि आप प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव यूज़ करके आप कैसे स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कैसे डिटरमाइन करते हो। तो जो प्राइमरी वेव होता है, सेकेंडरी वेव होता है, जब वो पास होते हैं तो उनके बहुत सारे शैडो जोन्स बनते हैं, ठीक है। तो वो आप जाके जरूर पढ़ना कि किसका शैडो जोन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किस एंगल से किस एंगल तक होता है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी वेव का जो शैडो है लेस बनता है ऑब्वियसली, क्योंकि सारी मीडियम से पास होता है तो ये ऑलमोस्ट हर जगह डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है सिर्फ सॉलिड से पास होता है, तो जो इनर कोर है वो लिक्विड है, वहाँ से ये पास नहीं हो पाता, तो इसका शैडो जोन जो होता है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है। प्राइमरी वेव में लेस एम्पलीट्यूड होता है ऑब्वियसली, मोर एम्पलीट्यूड होता है जो अपना सेकेंडरी वेव होती है, विच इज़ ऑल्सो ऑब्वियस, ठीक है। अब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव पढ़ लिया, तो अब हम दो इनके सिबलिंग वेव्स पढ़ेंगे जिनका नाम है रेलिक वेव एंड लव वेव्स। ये सरफेस वेव होती हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो है वो इंटरनल वेव होती है, मतलब जो अपना हाइपोसेंटर से निकल के एपी सेंटर तक आती हैं, ठीक है। तो रेलिक वेव्स क्या होती हैं? ये शेकिंग एंड रोलिंग एंड इलिप्टिकल वेव होती हैं। इनके जो मतलब इनके जो फीचर्स हैं, फिर अपना ये एक सुनामी कॉज करती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती हैं, ठीक है। फिर लव वेव्स आर मोर लाइक एस वेव्स। अब इसी से आप सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक फिट कर सकते हो कि ये सॉलिड और लिक्विड में भी ट्रैवल करेगी, ठीक है, लव वेव। और ये हॉरिजॉन्टल शेक भी करती है, ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती है, और हाईएस्ट वेलोसिटी इन सरफेस वेव्स। अच्छा, तो अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस लव वेव में स्पीड अरेंज करना हो तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी की होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर लव वेव की, फिर रेलिक वेव की, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के पहुंचने के बाद लव वेव जो होती है वो थर्ड पहुंचती है अपने सीस्मोग्राफ पे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो इनके रिलेटेड मैंने आपको इसमें ऐड करा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024 में। अच्छा, अब देखो 2023 से इन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 2023 में पूछा, 2024 में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो अब हो सकता है 2025 में 3 क्वेश्चन पूछ लें। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब ट्रेंड चेंज होता है यूपीएससी का, तो थोड़ा पर्टिकुलर टाइम तक ये फॉलो करते हैं। तो 2024 में पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन 2024 का है, अभी भी डिबेटेबल है, ठीक है। कुछ कोचिंग कह रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं निकलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे कल पेपर देना हुआ और क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं अभी भी ऑल 4 मार के आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम कौन सा प्रोडक्ट कितने मात्रा में निकल रहा है, ना मैं उसको मतलब नाइट्रोजन निकलता है या नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मेरा बायस हमेशा यही रहेगा कि निकलता है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड फिनोमेना है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसीडर। अब इसको डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं है। पायरोक्लास्टिक, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड सब निकलता है। अच्छा, ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है? जब अपना लावा निकलता है और आसपास जो वाटर के सोर्सेज होते हैं या ऐसे डेब्रिस पड़े रहते हैं, ऐसे कूड़ा करकट या पत्थरों के टूटे फूटे, वो तो लावा प्लस वो जो कूड़ा करकट मिलके बनता है उसको पायरोक्लास्टिक फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का 2024 का, एंड दिस क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट पेनफुल फॉर मी टू डिस्कस, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जानते हुए भी, रीजनिंग करके भी मैं गलत करके आया था। मैंने एक जगह बी मार दिया था, पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या हो गया था, बट लेट्स डिस्कस। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अभी हमने उस दिन पढ़ा था ना वो शीट इरोजन, गली इरोजन, स्प्लैश इरोजन, ठीक है। तो ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स अगर रेनफॉल की वजह से हो रहा है तो उसको स्प्लैश इरोजन बोलते हैं, ये मुझे पता था, इसको मैंने मार दिया। अब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 आया था, मेरा तो दिमाग यही तक था कि 2 स्टेटमेंट देता है वो सर्सन रीजन टाइप वाला, और उसी में था। अब जैसे मैंने ये वाला देखा थोड़ा थोड़ा घूमने लग गया ब्रेन। तो यही है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट वो ऑप्शन दे के यूपीएससी मेरे ब्रेन के साथ खेल गई। चलो देखते हैं। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, बिल्कुल। CO2 जो है इन्वायरमेंट में भर भर के है, तो पानी गिर रहा है तो उसमें भी CO2 होगा, ये भी मुझे पता था कि सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बिल्कुल सर ये भी सही है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन सब कंटेन करता है, जितने भी एनवायरनमेंट में गैसेज हैं, जो बारिश का पानी है उसमें सब है, यहाँ तक मुझे पता चल गया। तो C और D तो मैंने काट दिया कि भाई नाइदर, इसमें जो इनकरेक्ट बता रहा है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये कट गया। अब A और B में लड़ाई हुई कि बोथ स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1 या ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ये गलती से मैंने B मार दिया, पता नहीं क्यों मार दिया, बट इसमें देखो क्या है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेटल से रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट बनाएगा, कार्बोनेट जाके डिकम्पोज हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगी।
रेन वाटर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड्स बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ये बनाएगा, वो जाके डिकम्पोज हो जाएगा, वापस से इसका मतलब वेदरिंग हो जाएगी। तो ये दोनों ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, और ये रीजनिंग मैंने पेपर में कर रखी थी, बट समहाउ मैंने बी मार दिया, पता नहीं क्यों। शायद वही एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से सिलेक्शन आपका रुक सकता है। सो जियोमॉर्फोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी था, बट स्टेटमेंट फ्रेमिंग की वजह से इसने कंफ्यूज किया लोगों को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, वी हैव फिनिश्ड जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश हो गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ओशिनोग्राफी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओशिनोग्राफी के 1979 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी एक रिक्वेस्ट आ रही है कि वीडियोस थोड़ी लंबी बनानी है, उसका मैं थोड़ा सा जुगाड़ निकाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक मुझे इन्हेंस करने पड़ेगा अपना लॉन्गर वीडियोस और प्रोसेसिंग के लिए, तो वो मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा। और अब मैं ओशिनोग्राफी के साथ इकोनॉमी या पॉलिटी में से कोई एक शुरू करना चाहता हूँ, वो आप लोग कमेंट में बता दो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो नेक्स्ट, या फिर एनवायरनमेंट का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बीइंग सेड दैट, जो जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आप लास्ट तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसलिए यूट्यूब आपके पीछे पड़ जाएगा कि इस लड़के ने लाइक किया, इसने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब ये PYQ को लेके सीरियस है। तो अब जब भी आप यूट्यूब पे आओगे कुछ भी वीडियो देखने, जो कि आओगे मुझे पता है, मैं भी जानता हूँ, तो सबसे फर्स्ट पे ये PYQ वाली सीरीज़ दिखेगी, एंड यू विल बी फोर्स्ड टू वॉच दैट, क्योंकि आपने 5-7 वीडियो देख रखी हैं ऑलरेडी सीरीज़ की, तो आपका एक मोमेंटम और कंटिन्यूएशन बन जाएगा। एंड दिस वे वी विल फिनिश ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ PYQ फ्रॉम 1979 से 2024 तक। उसके बाद ही हम प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में जाएंगे, दिस इज़ माई गारंटी, एंड आई वॉन्ट दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू गाइज एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।